चलिए, तो आज हम विजयनगर शुरू करते हैं, ठीक है। विजयनगर, जिसको आप हम्पी साम्राज्य भी कहते हैं, और कहीं कहीं पर आपको इसका कर्नाटक वंश के नाम से भी इस साम्राज्य को जाना जाता है, लेकिन सबसे पॉपुलर नाम है इसका विजयनगर साम्राज्य। तो आज इसी विजयनगर साम्राज्य की चर्चा हम लोग करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य, इसका नाम पड़ा कैसे पड़ा, विजयनगर साम्राज्य कौन सा साम्राज्य था, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसकी स्थापना किसने की और ये कब तक चला। तो इस विजयनगर साम्राज्य की कहानी आज आप समझिए कि विजयनगर की स्थापना कैसे कब हुई। तो सबसे पहले आपको हम एक छोटी सी बात बताते हैं कि सल्तनत काल का वक्त था, यानी भारत में सल्तनत काल का समय था, और उस समय भारत के शासक हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में दो भाई रहा करते थे, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। हरिहर और बुक्का दो भाई रहा करते थे। कहाँ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपने सेना में ऊंचा पद दे रखा था। हालांकि इन दो भाइयों को ये किसी युद्ध में जीत करके लाए थे, और उसके बाद इसकी योग्यता के बल पर अपने दरबार में इसको बड़ा ऊंचा पद दिया था सेना में। तो उस समय जब मोहम्मद बिन तुगलक भारत के शासक थे, तब मोहम्मद बिन तुगलक उत्तर भारत के लगभग राज्यों पर अपना हुकूमत कायम कर लिया था, लेकिन अब भी दक्षिण भारत का जो राज्य था वो मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में नहीं शामिल हो पाया था। तो इन दक्षिण भारत के साम्राज्यों को शामिल कराने के लिए, इस दक्षिण भारत के साम्राज्य को जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने योग्य सेना नायकों में से दो सेना नायक, एक हरिहर और एक बुक्का को दक्षिण भारत भेजा, है ना। कब? तो 1336 ईस्वी में। 1336 में हरिहर और बुक्का दक्षिण भारत गए और वहां उसने कुछ साम्राज्य जीत लिया। तो जीतकर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आकर उपस्थित होकर ये बताते कि हम दक्षिण भारत के साम्राज्य को जीतकर आपके साम्राज्य में मिला दिए, लेकिन ऐसा नहीं। यानी दोनों भाई हरिहर और बुक्का दक्षिण भारत के साम्राज्य में तो गए और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को जीत भी लिए, लेकिन वापस मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में वो लौट कर नहीं आए, बल्कि 1336 में वो दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को जीतकर वहां पर अपना स्वयं का इन्होंने एक साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने अपना स्वयं का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, और इसी राज्य का नाम पड़ा विजयनगर, जिसका अर्थ होता है जीत का शहर। यानी विजयनगर की स्थापना 1336 में हो गई। किसके द्वारा? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा। हरिहर और बुक्का क्या थे? तो भाई थे, और ये पहले मोहम्मद बिन तुगलक के ही दरबार में रहते थे, लेकिन जब इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के ही आदेश पर दक्षिण भारतीय राज्यों को जीत लिया, उसके बाद ये वापस मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में नहीं आए, और वहां दक्षिण भारत में ही इसने अपना स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किया। तो इस प्रकार 1336 में एक स्वतंत्र राज्य दक्षिण भारत में स्थापित हुआ, जो विजयनगर के नाम से जाना गया। हरिहर और बुक्का मूलतः हिंदू थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया था। इसीलिए जब ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया, तब इसने अपना धर्मांतरण पुनः करके अपने मूल धर्म को ग्रहण किया, और वो हिंदू धर्म था। और इस प्रकार इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जब किया, तो इन्होंने हिंदू धर्म के आधार पर उसकी स्थापना किया। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति पहले से ही पल्लवित पुष्पित हो रही थी। वहां पहले से ही चोल काल हो, पांडे काल हो, है ना, बहुत सारे काल पहले गुजर गए थे। उन सब कालों में हिंदू संस्कृति का काफी उत्थान हो चुका था। कहा? तो दक्षिण भारत में पहले ही। इसलिए उसके बाद जब विजयनगर की स्थापना हुई, तो विजयनगर की स्थापना करने वाले हरिहर और बुक्का, जो मूलतः हिंदू थे, इन्होंने अपने राज्य को हिंदू राज्य घोषित किया, यानी हिंदू राज्य इसने विजयनगर को बनाया। लेकिन इसके बगल में, यानी विजयनगर साम्राज्य के बगल में 1347 ईस्वी में एक और राज्य की स्थापना होती है, और वो राज्य है बहमनी राज्य। हसन गंगू नाम का एक व्यक्ति एक राज्य की स्थापना करता है 1347 ईस्वी में,
उसका नाम पड़ता है बहमनी राज, है ना। तो अब देखिए बहमनी राज मुस्लिम राज होता है। बहमनी अपने आप को मुस्लिम राज घोषित करता है और विजयनगर अपने आप को हिंदू राज घोषित करता है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों राज्यों के बीच टकराव शुरू होता है और यही टकराव अंतोगत्वा विजयनगर के विनाश का कारण साबित होता है। जब 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच भीषण संग्राम होता है, तो उस संग्राम में विजयनगर की हार हो जाती है और बहमनी राज जीत जाता है और 1565 में विजयनगर का पतन आरंभ हो जाता है। लेकिन इस बीच हम विजयनगर की स्थापना से पतन के बीच की कहानी को पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले जानिए कि विजयनगर, है ना, विजयनगर साम्राज्य, इस पर 4 वंशों ने शासन किया। कितना? तो 4 वंश ने शासन किया। किस पर? तो विजयनगर साम्राज्य पर। सबसे पहले हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पर जिस वंश की स्थापना किया वह वंश था संगम वंश। ठीक है, अपने पिता के नाम पर हरिहर और बुक्का के पिता थे संगम, इसलिए इसने अपने वंश का नाम रखा संगम वंश, जो 1336 से 1485 तक विजयनगर पर साम्राज्य किया। संगम वंश, इस वंश के जितने भी प्रतापी शासक हुए उनमें हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष, ये सारे जो शासक थे वो थे संगम वंश के, जिसमें हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, जिसने की संगम वंश की भी स्थापना की और विजयनगर की भी स्थापना की। उसके बाद हरिहर प्रथम, और सबसे पहले संगम वंश का शासक बना हरिहर प्रथम। उस हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम बना और तब बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय विजयनगर का शासक हुआ। अब देखिए विजयनगर के जो शासक हुए उसमें देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष भी थे। लेकिन इन सब शासकों का जो योगदान है, उन सब शासकों का योगदान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप देखिएगा तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय का महत्वपूर्ण है। तो हम धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे कृष्णदेव राय पर, लेकिन सबसे पहले इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। तो हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ये तो संस्थापक थे, किसके? तो संगम वंश के और विजयनगर के। उसके बाद आए हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय के बारे में कभी कभी इस तरह का सवाल पूछता है कि कौन सा संगम वंश का शासक था जिसने राजाधिराज की उपाधि धारण किया था? तो राजाधिराज की उपाधि धारण इसी ने किया था, यानी हरिहर द्वितीय ने। आपको याद रखना है कि राजाधिराज की उपाधि हरिहर द्वितीय ने शासन किया था, है ना। उसके बाद देवराय प्रथम का काल कोई विशेष महत्वपूर्ण का काल नहीं था। उसके बाद देवराय द्वितीय के काल के बारे में एक जानकारी है कि निकोली कोंटी एक विदेशी यात्री था। निकोली कोंटी जो प्रसिद्ध विदेशी यात्री था वो इसी के काल में आया था, देवराय द्वितीय के काल में। निकोली कोंटी, सॉरी, देवराय प्रथम के काल में निकोली कोंटी आया था। देवराय प्रथम के काल में निकोली कोंटी आया था और देवराय द्वितीय के काल में आया था अब्दुल रज्जाक, ईरान से अब्दुल रज्जाक। किसके काल में? तो देवराय द्वितीय के काल में। और इसके काल में निकोली कोंटी आया था। उसके बाद मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष शासक हुए संगम वंश के, और इस प्रकार संगम वंश 1336 से 1485 तक चला। 1336 से 1485, और इसके बाद 1486 में सालू वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे नरसिंह सालू। सालू वंश के और शासकों का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन सालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू थे और इसका बहुत कम कार्यकाल रहा इस वंश का। 1486 से इसका कार्यकाल 1505 तक रहा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, सालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वंश आता है वो है तुलु वंश। इसका काल रहा 1505 से, ठीक है, इसका काल रहा 1505 से 1570 तक। किसका? तो तुलु वंश का, 1505 से 1570 तक। अब देखिए इस वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। लेकिन इस वंश का कहिए और विजयनगर का कहिए, सबसे महान शासक अगर कोई हुआ तो वो तुलु वंशीय शासक कृष्णदेव राय थे, है ना। अब इसके बारे में जानिए कृष्णदेव राय के बारे में कि कृष्णदेव राय कौन थे। तो ये विजयनगर के सबसे महानतम शासक थे।
आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर का सबसे महानतम शासक कौन था, तो वो बताना है कृष्णदेव राय। कौन वंश के थे, तो तुलु वंश के थे। याद रहेगा, कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे, है ना। और ये सिर्फ एक महान शासक नहीं थे, बल्कि एक कला का प्रेमी भी थे, एक महान विद्वान भी थे, सहृदय व्यक्ति भी थे, एक महान योद्धा भी थे, एक सुयोग सेना नायक भी थे, और प्रशासन को बेहतरीन ढंग से चलाने की इसमें कला भी थी। किसमें, तो कृष्णदेव राय में, है ना। तुलु वंशीय शासक कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे महान शासक हुआ। और ये इसकी महानता इस बात में है कि इसने विजयनगर को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। विशाल साम्राज्य में ये 1509 में शासक बना था। 1509 में विजयनगर की बागडोर को कृष्णदेव राय ने संभाली थी, और मात्र, है ना, इसने 1509 में संभालने के बाद 4 वर्ष बाद इसने एक महान शासक पर हमला किया। कब, तो 1513 में। और ये महान शासक कौन था, तो उड़ीसा का शासक था गजपति राजू। इस पर हमला करके इसने उड़ीसा को जीतकर अपने में मिला लिया। फिर इसने 1520 में, है ना, 1520 में सुल्तान आदिल शाह पर आक्रमण किया और बीजापुर को अपने में मिला लिया। तो उड़ीसा और बीजापुर, ये दोनों को मिलाकर विजयनगर को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उड़ीसा को ये जब जीता था, तो उसी के जीत के उपलक्ष्य में इसने विजय भवन की भी स्थापना किया था, जो हम्पी में बहुत ही प्रसिद्ध था। ये यानी कृष्णदेव राय ही एक ऐसे शासक थे जिसने सबसे पहले पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने का आदेश दिया था, है ना। पुर्तगाली इसके दरबार में आए थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको दुर्ग बनाने की अनुमति दीजिए। तो कृष्णदेव राय ने, है ना, व्यापारिक फायदे को दृष्टिकोण में रखते हुए भटकल नामक जगह पर दुर्ग बनाने का आदेश दिया। किसको, तो पुर्तगालियों, है ना। अब देखिए आगे की इसमें क्या था, तो ये विद्वान भी थे, है ना, लेखक भी थे। तो कृष्णदेव राय से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि अमुक्त माल्याद किसने लिखा, एक ये और एक जामवंती कल्याणम किसने लिखा। ये 2 जो ग्रंथ हैं वो उसके लेखक हैं कृष्णदेव राय, अमुक्त माल्याद और जामवंती कल्याणम। अब देखिए अमुक्त माल्याद और जामवंती कल्याणम क्या है। तो अमुक्त माल्याद है जो तेलुगु राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है, और तेलुगु भाषा में है। तो तेलुगु राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ अमुक्त माल्याद के लेखक कौन हो गए, तो कृष्णदेव राय। उसके बाद एक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ नाटक है जामवंती कल्याणम, संस्कृत भाषा में है, और इसको भी लिखा कृष्णदेव राय। तो इस प्रकार से आप समझिए कि जामवंती कल्याणम जो संस्कृत में है और अमुक्त माल्याद जो तेलुगु भाषा में तेलुगु राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ है, इन दोनों के लेखक कौन है, तो कृष्णदेव राय है। याद रखना है, कृष्णदेव राय विद्वानों के पोषक थे, यानी विद्वानों को आश्रय देते थे अपने दरबार में। इसीलिए इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज में 8 विद्वान रहते थे, है ना। किसके दरबार में, तो कृष्णदेव राय के ही दरबार में। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। आपने तेनालीराम का नाम सुना होगा। अष्टदिग्गज में एक महत्वपूर्ण नाम था तेनालीराम का, है ना। वो कृष्णदेव राय के ही दरबार में रहा करते थे। तो आपसे अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। कृष्णदेव राय की 2 पत्नी थी। कृष्णदेव राय की 2 पत्नी थी। एक का नाम था चिंता देवी और एक का नाम था त्रिमला। त्रिमला और चिंता देवी नाम का 2 पत्नी थी। किसकी, तो कृष्णदेव राय की। लेकिन कृष्णदेव राय बहुत ही व्यवहारिक इंसान था, आम आदमी से भी मिलता था, अपने सैनिकों से समय समय पर हालचाल पूछा करता था। तो इस तरह से कृष्णदेव राय, है ना, विजयनगर का एक महानतम शासक सिद्ध हुआ। इसके काल में, यानी कृष्णदेव राय के काल में, पुर्तगाल से एक प्रसिद्ध यात्री आया था एडवर्डो बारबोसा, है ना, और एक और प्रसिद्ध यात्री आया था डेमिंगोस पेइस। तो एडवर्डो बारबोसा और डेमिंगोस पेइस भी इसी कृष्णदेव राय के काल में भारत आया था, है ना। और इतना ही नहीं, बल्कि जो डेमिंगोस पेइस था वो कृष्णदेव के राय के काल में विजयनगर को देख करके इसकी काफी प्रशंसा की।
डेमिंगोस्पेस ने कहा कि विश्व का सर्वोत्तम नगर यही है, विजयनगर है। यानी विजयनगर को विश्व का सर्वोत्तम नगर कहा और इसने इटली से भी इसकी तुलना की। इटली जिसकी राजधानी रोम थी, रोम शहर से इसकी तुलना की कि रोम शहर जैसा महत्वपूर्ण और भव्य शहर है विजयनगर। कौन? तो डेमिंगोस्पेस, याद रखना है। कृष्णदेव राय अमुक्तमाल्याद में बहुत सारी बातें लिखी। उसी में एक बात है कि चूंकि अमुक्तमाल्याद तेलुगु राजनीति पर था, उसमें व्यापार की भी बातें लिखी गई थी, है ना। तो उसमें एक बात इसने लिखी कि एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को प्रोत्साहित करना चाहिए, वाणिज्य और व्यापार। इससे यह स्पष्ट होता है कि कृष्णदेव राय व्यापार और वाणिज्य पर विशेष ध्यान रखते थे। कृष्णदेव राय के समय में भारत का व्यापार अन्य देशों के साथ होता था। यहां से यानी भारत से मोती, है ना, चंदन, रत्न, ये सब चीजें बाहर जाता था और बाहर से सोना चांदी आता था। जब कभी बीमारी, तूफान या फिर किसी प्रकार की दुख में लोग रहते थे तो उस समय कृष्णदेव राय मदद किया करते थे अपने राजकोष से आम जन को। इस समय इस तरह से हम कह सकते हैं ये एक लोक कल्याणकारी राजा थे। अब देखिए कृष्णदेव राय के बाद यानी इसका काल समाप्त हो जाता है 1529 में। कृष्णदेव राय एक महान शासक का अंत हो जाता है 1529 में। और इसके बाद, है ना, इसके बाद इसी वंश का यानी तुलु वंश का अच्युत देव राय शासक बनता है। कौन? तो अच्युत देव राय। अच्युत देव राय काफी कमजोर शासक हुआ, है ना। यानी अच्युत देव राय कृष्णदेव राय की तरह न तो महान था और न ही मजबूत शासक था। ये काफी कमजोर शासक हुआ और इसके काल में पुर्तगाल से फर्नाओ नूनीज भारत आया था। फर्नाओ नूनीज एक विदेशी यात्री था और वही भारत आया था। किसके काल में? तो अच्युत देव राय के काल में। और अच्युत देव राय के बाद सदाशिव आया। अच्युत देव राय के बाद सदाशिव। कहने के लिए तो ये सदाशिव रिश्ते में कृष्णदेव राय का भतीजा था, कृष्णदेव राय का भतीजा था, लेकिन ये सबसे कमजोर शासक था। कौन? तो सदाशिव। क्यों? इसका एक मंत्री था, नाम था उसका राम राय। तो सदाशिव के काल में ये जो राम राय था यही असली शासक बन गया था। यानी सारी सत्ता राम राय के हाथों में थी और सदाशिव सिर्फ दिखावे के राजा थे। तो सदाशिव के काल में सबसे बड़ी घटना क्या होती है कि इसी के काल में 1565 में विजयनगर पर एक आक्रमण होता है और वो आक्रमण करता है बहमनी साम्राज्य। और इस युद्ध को कहते हैं तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। दरअसल इस युद्ध के पीछे राम राय का एक गलत नीति था। राम राय ने क्या किया कि बहमनी राज्य में अपने षड्यंत्रों के द्वारा फूट डाल दिया और उसको कई भागों में बांट दिया, बहमनी राज्य को। लेकिन बहमनी राज्य को इस बात का पता चल गया कि ये जो फूट डाला ये राम राय का षड्यंत्र है। तो सारे बहमनी राज्य फिर से एक हो गए और एक होकर के 1565 में विजयनगर पर हमला कर दिया और विजयनगर को परास्त कर दिया। तो विजयनगर का यहां पतन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो तालीकोटा का युद्ध था, इस युद्ध के बाद विजयनगर का जो लहलहाता हुआ खेत था वो उजड़ गया। जो भव्य महल था उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया, है ना। बड़े बड़े मंदिरों में आग लगा दी गई और लोगों का कत्ल कर दिया गया। स्वयं राम राय को बहमनी शासकों ने पकड़ लिया और सर कलम करके उसके सर को भाले के नोक पर रख करके पूरे बाजार में घुमाया और ये संदेश दिया कि जो बहमनी राज्य के साथ षड्यंत्र करेगा उसका अंजाम यही होगा। तो इस प्रकार 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ
इसको 2-3 नामों से जानते हैं, याद रखिएगा। एक तो तालीकोटा का युद्ध, एक राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, एक बन्नीहट्टी का युद्ध। तो ये तीनों युद्ध एक ही है ना? ये हुआ था 1565 में और इस युद्ध के बाद विजयनगर की हार हो गई थी और विजयनगर की बर्बादी आरंभ हो गई थी, क्योंकि इस युद्ध के बाद विजयनगर की शक्ति खत्म हो गई थी और उसके बाद एक आखिरी वंश आया, आरबीडू वंश, जो बहुत कम क्षेत्रों में सीमित था, है ना? आरबीडू वंश का शासन 1570 से 1615 तक रहा। 1615 तक रहा आरबीडू वंश का। कब? तो 1570 से 1615 तक शासन रहा आरबीडू वंश का। लेकिन इसका शासन कहा जाता है कि पेनुकोंडा और चंद्रगिरी, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी दो छोटे-छोटे स्थानों तक ही सीमित रहा। पेनुकोंडा और चंद्रगिरी तक ही विजयनगर का शासन सिमट कर रह गया। किसके काल में? तो आरबीडू वंश के काल में। और इस वंश के बाद इस वंश का हालांकि अंतिम शासक हुआ रंग तृतीय, है ना? रंग तृतीय आरबीडू वंश का अंतिम शासक हुआ और इस रंग तृतीय के मरने के साथ साथ इस वंश का अंत हो गया। तो विजयनगर की शुरुआत होती है 1536 में और अंत हो जाता है, विजयनगर की शुरुआत होती है 1336 में। इसकी स्थापना होती है 1336 में और विजयनगर का अंत हो जाता है कब? तो 1615 में। यानी 1615 आते आते विजयनगर समाप्त हो जाता है। तो ये शॉर्टकट में आपको सभी शासकों का संक्षिप्त परिचय विजयनगर के बारे में मिल गया। तो इसमें आपको याद रखना है कि विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर पर 4 वंशों ने शासन किया था, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरबीडू वंश। पहला वंश संगम वंश, अंतिम वंश आरबीडू वंश। पहला शासक हरिहर प्रथम, उसको हरिहर प्रथम कहते हैं, और आखिरी शासक रंग तृतीय। तो इस बात को याद रखेंगे। तो विजयनगर के इन शासकों के बारे में आप संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रश्न आता है कृष्णदेव राय से। तो इस विजयनगर के बारे में और सारी कहानी हम आपको अगले क्लास में बताएंगे।